अच्छा। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद उनको ये मिला कि वो ग्राम समाज की जमीन है जिसपे बिना किसी कार्रवाई के गैर कानूनी ढंग से स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। स्ट्रक्चर खड़ा किया जा लेकर के मैं लंबे समय तक अमेरिका में रहा हूँ, लगभग 28 साल। 28 वर्ष। 28 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद मैं के लिए ही भारत काशी, अगर मुस्लिम लीग वहाँ गई होती तो वो उसकी भी टोपी पहन लिए होते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अपनी पत्र में बचाव की व्यक्तिगत संरक्षण कि जो वर्तमान में टांडा गांव का प्रवेश द्वार है, जी सर, उस प्रवेश द्वार को पुनर्नियोजित न किया जाए। सर का परिचय आपको सर के माध्यम से देंगे। जहां तक मैं जानता हूं सर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर रहे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक भी सर हैं। सर से ही हम पूर्ण परिचय जानेंगे और सर अपना पूर्ण परिचय हमारे दर्शकों को बताने। मैं एक लंबे समय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा यात्रा करते हुए मेरी पूरी शिक्षा का अधिकांश हिस्सा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छत्र छाया में हुआ। तो मालवीय जी के आदर्शों की बुनियाद मेरे अंदर है, उसको लेकर के मैं लंबे समय तक अमेरिका में रहा हूँ, लगभग 28 साल। 28 वर्ष। 28 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद मैं भारत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही आया और उसके पीछे भी कारण है। वो कारण वही पंडित हरिशंकर तिवारी से ही जुड़ा हुआ है कि मुझे भय दिलाया गया कि अब भारत आकर के दिखाएं, ये करें वो करें, क्योंकि मैंने उनका विरोध किया था 2007 में। तो मैंने कहा वो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति होने जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो लगभग मैं कुर्सी पे बैठने ही वाला था, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने अपनी कुत्सित राजनीति के द्वारा उसका बहुत कुछ विरोध किया और अंत में जो कुछ भी उन्होंने किया उससे ये हुआ कि मुझे वह पद नहीं मिला। और मैं पद के लिए भूखा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके इस विरोध को बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ और भारत आके दिखाया। भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर बना और वहाँ इस राष्ट्र की सेवा करते हुए गुरु दक्षिणा, कुल दक्षिणा, देश दक्षिणा और जितनी दक्षिणाएं होती हैं सब देने की कोशिश किया मैं। अमेरिका में सर, अमेरिका में आप? अमेरिका में मेरा मूल शोध कार्य जो है वो वैस्कुलर जेनेटिक्स पे है और इसमें मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कंबाइन करके मुझसे कुछ बहुत ही अच्छे शोध कार्य हो चुके हैं, जिसको आप लोग गूगल से ढूंढ सकते हैं। आप राजा वशिष्ठ नाम से पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जी। ये नाम ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, मैं गर्व से नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया है कि जब राजा वशिष्ठ आप स्पेल करोगे गूगल पे तो जितना कुछ आएगा वो सब राजा वशिष्ठ का ही है। तो सर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कितने टाइम तक थे? मैं पूरा 2 साल के लिए मैं हार्वर्ड में गया था। अच्छा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस चला आया। तो मैं लॉस एंजलिस लंबे समय से था और वहीं शोध वगैरह सर आप वहीं अधिकांश समय वहीं मेरी जो कैलिफोर्निया में लंबे समय से मैं रहा हूँ। रिटायरमेंट सर अमेरिका से हुई या फिर नहीं? मैं बनारस आ गया था तो बनारस से ही रिटायरमेंट हो। वाराणसी से रिटायर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक सर, बहुत। नमस्कार साथियों, मैं देवव्रत सिंह आर्यावत न्यूज़ 24 से। मैं अभी उपस्थित हूँ गोरखपुर जनपद में और एक ऐसे विवाद को लेकर के हम गोरखपुर में उपस्थित हैं जिसका जिक्र हमने कल किया था और इंटरव्यू भी हमारा पूर्व विधायक श्री विजय शंकर तिवारी जी के साथ हुआ था। मामला वही 31 जुलाई 2024 का था, जहां पे एक टांडा गांव है, टांडा गांव में पंडित स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी का निवास स्थान, वहां पर 5 अगस्त को पंडित जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला था या फिर कह सकते हैं स्थापना होने वाला था। वहां पे एक चबूतरा बनाया गया था। चबूतरे को
प्रशासन के द्वारा ढा दिया गया। अब ढहाने का कारण क्या है, किनके द्वारा एप्लीकेशन डाला गया, इन सब चीज़ों को लेकर के हम अभी मौजूद हैं श्री राजा वशिष्ठ तिवारी जी के पास, जिनकी भी ग्राम सभा टाड़ा ही पड़ती है। हम सर से जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा उस चबूतरे को वहां से हटवाने का और किन वजहों से उस चबूतरे को वहां से हटाना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये कि पूर्व विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी का कहना है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो उस सरकार के जो मुखिया हैं उनका जातीय द्वेष है, इसी कारणवश वहां से उस चबूतरे को हटाया गया और ब्राह्मणों के साथ यह सरकार अत्याचार कर रही है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। टाड़ा के सर आप भी निवासी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित स्वर्गीय श्री हरशंकर तिवारी जी की वहीं के निवासी हैं। हम जानेंगे श्री राजा वशिष्ठ तिवारी जी से कि आखिर किन कारणवश उस चबूतरे को वहां से हटवाना पड़ा, और जो पूर्व विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी का कहना है कि यह जो वर्तमान में सरकार है यह ब्राह्मण विरोधी सरकार है और जातीय द्वेष के कारण वहां पर सरकार के द्वारा उस चबूतरे को हटाया गया। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हम तिवारी हाता पर थे, वहां पर वही 31 जुलाई वाली घटना को लेकर के पूर्व विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी से हमने उनका बयान लिया। उनके द्वारा कहा जाता है कि यह जो सरकार है यह जातीय द्वेष वाली सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, और उसी कारणवश वहां से जहां पे 5 अगस्त मतलब कि पंडित हरशंकर तिवारी जी का जन्म दिवस है और वहां पे वो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के तौर पर ग्राम प्रधान व उसके उनके साथियों के द्वारा एक मूर्ति स्थापना, मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है, जबकि उस 5 अगस्त के पहले ही प्रशासन के द्वारा उस चबूतरे को ढहा दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं इसको छिछली और ओछी राजनीति का दर्जा दिया जा सकता है। पूर्व विधायक मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, विनय शंकर जी, हाँ, अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो राजनीति से प्रेरित है जी, तो वो गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं उस गांव का रहने वाला हूँ जी, और जो कार्य ये लोग लंबे समय से गैर कानूनी ढंग से करते रहे हैं उसका मैं बार बार विरोध किया हूँ। विरोध किया, और उसी विरोध का परिणाम है कि चिल्लू पार की राजनीतिक व्यवस्था भी बदली। मैं गया हुआ था गांव, उस रास्ते से गुजर रहा था, पूछा मैंने कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ? अच्छा, चबूतरे का निर्माण हो रहा था जी सर। तो पूछा मैंने क्या कर रहे हो, तो प्रधान कह रहा है कि हम अपने पैसे से बना रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो और जवाब वो दे रहा है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अपने पैसे से बनवा, ठीक है, तो शायद मैंने अगर अपने पैसे से बना रहे हो तो अपने घर पे कुछ बनवाओ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है कि अपने पैसे से कोई निर्माण कार्य वो सार्वजनिक जगह पे करेंगे। पर छोड़िए उसको। मैंने फिर उनसे पूछा कि किस लिए कर रहे हो, क्या है ये, तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। वहाँ 2-3 लोग और थे, उसमें वही उन्हीं के घर के चट्टे बट्टे या गुर्गे कह सकते हैं जो मिल करके इस गैर कानूनी ढंग को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मैंने कहा कि मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। मतलब ये आप सरकारी भूमि पे, ग्राम समाज की भूमि पे मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रस्ताव पारित करा करके उससे जो व्यवस्था है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी जी। और अगर वो अनुमति है तो हमें दिखा दो। अच्छा, ऐसा आपने प्रधान से कहा? लेकिन प्रधान के कान में जू नहीं रहेगा और मैं वहाँ से चल दिया। जब मैंने देखा कि वो नॉन रिस्पॉन्सिव हैं तो उनसे इतना ही कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, इसका विरोध करूँगा। और वो कारण बना कि मैं एसडीएम को
एक पत्र लिखा। उस पत्र की कॉपी शायद आपको मिली होगी। जी उस पत्र में 3 पॉइंट है कि जो वर्तमान में टाणा गांव का प्रवेश द्वार है, जी सर। उस प्रवेश द्वार को पुनर्नियोजित न किया जाए। अच्छा। वो सांडिल ऋषि के नाम पे बना हुआ है, जी उसको पुनर्नियोजित करके उसमें हरिशंकर तिवारी का नाम डाला जाए, वो उसे मैं नहीं स्वीकार करता। जी उसके बाद देख रहा हूँ कि वहाँ सरकारी ज़मीन पे, ग्राम समाज की ज़मीन पे बिना शासनादेश के या कानूनी कार्रवाई किए आप वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो उसे स्वाभाविक तौर पे मैं उसे जानना चाहता था, क्या इसमें प्रशासनिक व्यवस्था शामिल है या नहीं? नहीं है। अगर शामिल होती या इनको आदेश मिला होता तो शायद मेरा कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था उसको ओके कर दी है। जी लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने वो पत्र डाला एसडीएम को, ये तो कितने तारीख में सर पत्र डाला? 21 तारीख को, 21 जुलाई। 21 जुलाई को जो एसडीएम हैं वो उन्होंने जाकर के उस पे इन्वेस्टिगेशन कराया। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद उनको ये मिला कि वो ग्राम समाज की जमीन है जिसपे बिना किसी कार्रवाई के गैर कानूनी ढंग से स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा। स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। तो शायद वो अपने माध्यम से उनको नोटिस भी दिए थे कि वहाँ ऐसा मत करें, प्रधान को भी बताए थे कि ऐसा मत करें, और वो बार बार उस नोटिस को इग्नोर कर रहे थे। मतलब करीब 7 दिन बाद, यानी 7 दिन 28 या कुछ, जिस दिन पता नहीं किस दिन ये मूर्ति 31, अच्छा 5 अगस्त को मूर्ति का स्थापना होना। नहीं, ये जो 31 तारीख को सर, डिसमेंटल 31 तारीख को हुआ 31 है। जुलाई। हाँ, तो 31 जुलाई को, अब 21 से जोड़ लीजिए, 21 से 31 जुलाई 10 दिन का समय, 10 दिन का समय है। 10 दिन में इन लोगों का जो स्वभाव था वो आक्रामक स्वभाव, कि कोई नहीं रोक पाएगा हमें, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, और हम देखते हैं कि कौन आकर के इसको रोकता है। और मतलब वो तमाम वीडियो हैं, जो बच्चे हैं, जो इनके गुर्गे हैं, इनके परिवार वाले हैं, जो असभ्य लोग हैं, भाषा की उनकी जो त्रुटि है, कोई मर्यादा ही नहीं है। तो मतलब इनके मुंह में जो असभ्य भाषा है वो भरी रहती है। जी। विनय शंकर जी तो कम से कम बात ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो असत्य का सहारा लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो निश्चित तौर पे वो उसी परिपाटी को दिखाता है जिसमें उनके पिताजी कार्य करते थे। अच्छा। और उनके पिताजी तो झूठ का सहारा लेकर के पूरा अपना साम्राज्य खड़ा कर लिए। मतलब एक लंबे समय तक उन्होंने भारतीय राजनीति का शोषण किया, और शोषण कर करके माफिया का मुलम्मा चढ़ा दिया उस पर, और उस मुलम्मे को चढ़ा करके क्या क्या नहीं उन्होंने लूटा, क्या क्या नहीं अतिक्रमित किया। जहां उनको कुछ दिखा जिसमें उनके पसंद में आ गई चीज, तो वो ले लिया। जैसे यहाँ गोरखपुर में पोखरे को कब्जा कर लिया, पूरा का पूरा जो है हाता जो धर्मशाला में है, जटाशंकर पोखरा, शायद जटाशंकर ही नाम है, उसको पूरा कब्जा कर लिया। बड़हलगंज में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज को ले लिया, और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है कि जहाँ इनको दिखता है कि इनके लाभ की चीज़ है, वहाँ अतिक्रमण कर लो, और अतिक्रमण करने के बाद इनका मॉडल ये है कि 10 लोगों को खड़ा करके नारे लगवा दो, नारे लगवा करके वो प्रमाण मिल जाएगा, और उस प्रमाण का उपयोग करके आप स्थापित मालिक हो जाओगे उसके। तो ये है मॉडल। तो ये अब इस आदर्श को अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गैर कानूनी ढंग से आपने वहां स्थापित कर ही दिया, तो वो तो गैर कानूनी ही रहेगा। कभी भी कोई व्यक्ति अगर प्रश्न खड़ा करेगा तो उसको कानून में लाने के लिए उसका ध्वस्तीकरण जरूरी हो जाएगा। तो इस नाते ऐसे व्यक्ति को, जो विधायक रहा है, पूर्व विधायक रहा है चिल्लू पार का, और उनका भाई सांसद रहा है, और बाप जो है 7 बार या 8 बार या 9 बार, 7 बार विधायक थे, और अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री जितनी बार रहे, तो कानून का तो वहाँ
विधायिका के अंतर्गत जो कार्य किया है उसको तो विधान पता होना चाहिए। तो सर ये जो कार्यवाही हुई टाड़ा में, जो चबूतरे को ध्वस्त किया गया, ये आपके एप्लीकेशन पर हुआ? जहां तक मुझे विश्वास है मेरे ही एप्लीकेशन पे हुआ है। इसमें मैं जो छिछली राजनीति है उसका रोल नहीं देख रहा हूं। श्री विनय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि जो जातीय द्वेष वाली भावना वर्तमान सरकार के मुखिया के अंदर, इस पर आप क्या कहेंगे? वो गलत है, ब्राह्मण विरोधी, बिल्कुल गलत है, झूठ है, झूठ है। ब्राह्मण विरोधी तो इन लोगों ने अपने को ब्राह्मण शिरोमणि बनाने के लिए बार बार उसी झूठ को फैलाया है, वरना इन ब्राह्मणों को इन लोगों ने क्या कर दिया है? हमें तो नहीं लगता है कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हित कर दिया है, जिसके नाते ब्राह्मण जो एक गरीब गुरबा ब्राह्मण है उसको बहुत कुछ मतलब इस समाज में बहुत कुछ मिल गया है इनके नाते। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हुई होंगी इनसे। अखिलेश यादव भी सदन में जाकर के आवाज उठाते हैं कि अब तक बाबा का बुलडोजर अपराधियों पे चलता था, अब दिवंगत लोगों के चबूतरों पे चलने लगा है। अखिलेश जिस प्रोसेस से पैदा हुए हैं, और ब्राह्मण विरोधी उनका भी हमेशा यही कहना है, जिस प्रोसेस से पैदा हुए हैं वह प्रोसेस मुलायम के परिवारवाद से हुई है। और मुलायम ने, हरिशंकर तिवारी ने माफिया का मुलम्मा राजनीति पे चढ़ाया, मुलायम ने परिवारवाद का मुलम्मा समाजवाद पे चढ़ा दिया। तो मतलब प्रोसेस, अल्टीरियर मोटिव तो परिवार ही था इन लोगों का। अब उसको उन्होंने राजनीति के माध्यम से समाज का शोषण किया। तो क्या सर अखिलेश यादव जो सपा मुखिया हैं तो वो ये कार्ड खेल रहे हैं? हाँ, पूरी तौर पे कार्ड खेल रहे हैं, और कार्ड इस नाते खेल रहे हैं। अभी पीडीवाई जो कहते हैं, पीडीए सर, पीडीए पीडीवाई कुछ नाम है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, पिछड़ा दलित कार्ड खेले, वो जीत गए किसी तरह से। अभी ब्राह्मण कार्ड खेले, जैसे श्री माता प्रसाद पांडे जी को अभी, हाँ बिल्कुल अभी सब दिख रहा है। और जनता जानती है इसको कि माता प्रसाद पांडे को इस नाते लाए हैं कि एक ब्राह्मण चेहरा वहां डाल रहे हैं, और उसके बाद ये जो हरिशंकर तिवारी के पक्ष में आए हैं, पॉलिटिकल स्टंट है पूरा का पूरा। वही जो कांग्रेस भी वही कर रही है, कांग्रेस और सपा यही कर रही है कि किसी तरह से ब्राह्मण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले, आकर्षित किया जाए, और किसी तरह से ये जो वर्तमान सरकार है उसको ब्राह्मण विरोधी। तो ये इन लोगों का चलेगा नहीं। निश्चित तौर पे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अधिकांशतः समझदार लोग होते हैं, तर्कशील होते हैं, सतर्क होते हैं, और वो इस बात को समझ जाएंगे कि जो ये कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हैं। सर, पूर्व विधायक जी के द्वारा एक बात और कही जाती है वर्तमान विधायक श्री राजेश त्रिपाठी के लिए कि उनका तो अधिकारियों में कोई पकड़ ही नहीं है, तो वो क्या किसी मुद्दे पे बात करेंगे या क्या फिर चिल्लू पार का विकास करेंगे? राजेश त्रिपाठी जी को आप कहां तक पाते हैं सर? राजेश त्रिपाठी एक सज्जन पुरुष है जी। उनकी तुलना में विनय शंकर और हरिशंकर ये दोनों शैतान की तरह है जी। मैं शैतान इस नाते कह रहा हूं कि तुलना ही नहीं है उससे। वो सज्जन पुरुष है, वो कम से कम लोगों की बातें सुनते हैं, विचार करते हैं, जितना बन पड़ता है सहयोग करते हैं। पकड़ क्या है, बंदूक लेकर के पकड़ेंगे आप? इस व्यवस्था को आप लोगों ने ही खराब किया है, सपा के लोगों के द्वारा यह व्यवस्था पूरी तरह से खराब की गई है। जगह जगह ऐसे लोगों को प्रतिष्ठापित किया गया है जो काम में बाधा डालते हैं। अब इस तरह से क्या वर्तमान सरकार उस चीज का जिसको सपा ने किया है इसके पहले, उसका खामियाजा नहीं भोग रही है? वो ऐसे लोग, ऐसे नौकरशाह, ऐसे लोग जो व्यवस्था में पड़े हुए हैं, वो किसी न किसी तरह से कन्नी काट करके काम नहीं करते हैं। तो क्या सर विनय शंकर तिवारी जी जो जातीय द्वेष और जो ब्राह्मण विरोधी सरकार बोल रहे हैं, ये पूर्णतः गलत, पूरी तरह माना जा सकता है? विनय शंकर जी अपने स्वार्थ के लिए जी, वो चूंकि सपा के खेमे में है, वो बसपा के भी खेमे में रह चुके हैं। अच्छा। मुझे याद है जब मैं राजेश त्रिपाठी का सपोर्ट करके बूथ पे उनसे मेरी बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने एक शब्द कहा था
कि हाथी डूब जाएगा और आप भी डूब जाएंगे। उस समय राजेश हाथी उनका चुनाव सिंबल था। अच्छा, हाँ, और फिर अपने ही जाके खुद हाथी पे बैठ गया। अखिलेश यादव जी एक शब्द कह रहे हैं, मान मर्दन। मानवर्धन तो हुआ ही। आप अपने मान की रक्षा नहीं करोगे सभ्यता के अनुसार तो मर्दन तो हो ही तो जाएगा। मान मर्दन कौन किया? वर्तमान सरकार के ऊपर वो लांछन नहीं, लगा है? व्यवस्था ने किया है। ये व्यवस्था अगर गैर कानूनी ढंग से अपने मान को आप स्थापित कर लोगे, हाँ। यानी गैर कानूनी ढंग से कार्य करना ही अगर आपके मान को बढ़ाता है, तो जो कोई भी रोकेगा वही आपका मान मर्दन कर रहा है। अच्छा, अभी कोई सुशील तिवारी या फिर सुनील तिवारी ऐसे कुछ नाम उनका बयान आया कि मैं अपनी निजी जमीन पर पंडित जी की मूर्ति की स्थापना या फिर अनावरण कराऊंगा। कराएं भाई, तो वो तो निजी जमीन पे उन्होंने डिग्री कॉलेज में आदम कद मूर्ति खड़ा कर दिया, उससे उनको संतोष तो है नहीं। वो चाहते हैं कि चिल्लू पार में हर गांव में ब्राह्मण, तथा कथित ब्राह्मण शिरोमणि हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति खड़ी हो जाए। तो ये तो उन लोगों की छोटी सोच है, और अपने बाप की स्मृतियों को राजनीति से पूरी तरह से लीपना है, और उसमें उससे माइलेज प्राप्त करना है, अपने को बचाना है, अपने को जिंदा रखना है राजनीति के। पंडित जी के विचारों से सर आप कभी भी सहमत थे या नहीं? बिल्कुल नहीं सहमत थे। ज्यों ज्यों मैं उनको जाना हूं, ये पता चल गया कि वो व्यक्ति असामान्य है, असामान्य साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी। पंडित जी के राजनीतिक करियर को सर आप कैसे देखते हैं? निहायत माफिया का मुलम्मा चढ़ा हुआ स्वार्थी राजनीति का उपयोग, मतलब राजनीति का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग। क्या पंडित जी ब्राह्मण शिरोमणि हैं? मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं मानता हूँ। लोग मानने वाले हैं, तो मैं अब सबका तो विरोध कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि पंडित जी को मैं नहीं मानता हूँ, तो अपने तई मैं ये उनका विरोध करता हूँ कि वो ब्राह्मण शिरोमणि, ब्राह्मण भी वो हैं। इसमें भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दूंगा। मतलब ब्राह्मण इस नाते कि क्या वो ब्राह्मणत्व तो करते हैं? अगर ब्राह्मण सही में वो होते तो सांडिल्य ऋषि का मान करते कि नहीं करते? ब्राह्मण शिरोमणि की उपाधि का क्या मतलब है सर? ब्राह्मण शिरोमणि को कैसे व्यक्त किया जाता है? ये एक ऐसा है ना कि एक अलंकार है जिसको इन्होंने अपने ऊपर लाद लिया है। तो ब्राह्मण शिरोमणि किसे कहा जा सकता है सर? इसको कैसे व्यक्त किया जा सकता है? ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मणों की समस्याओं को इकट्ठा करके एक एक करके उस समस्याओं का समाधान करे। तो क्या पंडित जी कभी इस प्रकार की नीतियों का पालन किए? जहां तक मैं जानता हूं, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ब्राह्मण जो गरीब गुरबा ब्राह्मण है, बहुत ही गरीब ब्राह्मण है, या उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसकी समस्या का समाधान हो गया। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। और निश्चित है उनके समर्थक हैं, और उसमें से कुछ लोग होंगे जिनको लाभ पहुंचा होगा। 90 के दशक में सर पंडित जी का बहुत रसूख रहा। जो भी सरकारें आई, पंडित जी उन सरकारों में मंत्री रहे, विधायक रहे, और सबसे उनकी बनती थी। कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार में भी पंडित जी शायद मंत्री रहे, फिर मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे, फिर बहन मायावती की सरकार में मंत्री रहे। तो ऐसा रसूख पंडित जी का सर। ना, उनकी मजबूरी थी। अच्छा, इसको आप मजबूरी मानते हैं? पंडित जी के नहीं, रसूख नहीं था, उनकी मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी। क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से इतना द्रव्य अर्जित कर लिया था जी। ये लूट, वो लूट, ये सरोवर, ये सड़क, ये पोखरा, ये प्रतिष्ठान, ये घर, ये मकान, ये दुकान, सब गलत ढंग से इकट्ठा कर लिया था। उसको बचाने के लिए अगर सरकारी संरक्षण नहीं रहता तो कोई भी कभी भी कुछ भी तो सर आपका कहना है कि सरकारी संरक्षण के लिए ही पंडित जी अलग अलग एग्जैक्टली, अगर मुस्लिम लीग वहां गई होती तो वो उसकी भी टोपी पहन लिए होते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अपनी बचाव के लिए व्यक्तिगत संरक्षण, व्यक्तिगत, क्योंकि उन्होंने गलत 26 केसेस जिसके पास हो, हत्या, लूट और तमाम तरह के संगीन अपराधों का, वो अपने बचाव के लिए सरकारी संरक्षण तो प्राप्त करना ही चाहेगा। और वही परिणाम दिया है कि उनके ऊपर किसी भी केस को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। अपने रहते ही उन्होंने साफ कर दिया। तो क्या पंडित जी को सर आप नेता मानते हैं या बाहुबली? वो बाहुबली हैं, और माफिया तो स्थापित माफिया रहे ही हों।
बाहुबली थे। आज भी ये अभी चले जाओ गांव में हमारे, लोगों को डरा के धमका के अपने पक्ष में सिग्नेचर कराओगे, और जो जो लोग हैं उसमें उनके उनके ऊपर ताव दिखाओगे, ताव दिखा करके अपने समर्थन में खड़ा करोगे, इसको क्या कहा जाएगा? ये लोकतंत्र कहा जाएगा? सर आपका कभी व्यक्तिगत तौर पे पंडित जी से कोई मुलाकात? हाँ, पंडित जी से मुलाकात है। पंडित जी ने मेरा भी सहयोग किया था जी, लेकिन जब मैं उनके अल्टीरियर मोटिव को समझता चला गया जी तो मुझे लगा कि पंडित जी असामान्य व्यक्ति हैं। मतलब उनका ब्रेन जो है वो अपने कुटिलता के अंतर्गत कार्य करता है कि उनको उनका लाभ दिखता है, और जहां लाभ दिखता है उसके लिए वो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे क्या सर पंडित जी? बड़ा चेहरा प्रचारित किया गया। प्रचारित? मैंने अभी कहा था ना कि उनकी मजबूरी थी, राजनीति में प्रशासनिक व्यवस्था उनकी मजबूरी थी। मजबूरी? अगर वो उसमें नहीं रहते तो जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया था उस पर तमाम गैर कानूनी ढंग से किया गया था, वो एक एक करके छिन जाता उनसे। समाजवादी पार्टी की नीतियों को सर आप कहां से कैसे देखते हैं? समाजवाद एक बहुत ही आकर्षक शब्द है जिसको मैं व्यवहारिक नहीं मानता हूँ। व्यवहारिक इस नाते नहीं मानता हूँ कि आप ही देखिए, शरीर जो है, शरीर में आपके कई अंग हैं ना जी। हृदय है, किडनी है, लीवर है, और भी ये आपके एक्सटीरियर बाहर के अंग हैं, आँख है। अगर हृदय न काम करे तो सारे के सारे काम नहीं करेंगे, आप ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह समाज में कुछ न कुछ तो स्पेशल रहेगा ही है जो बाद के अंतर्गत नहीं आएगा। समाजवाद एक आकर्षक और लुभावना शब्द है जो व्यवहार में नहीं ला सकता। वो परिवारवाद में बदल जाएगा। परिवार? हाँ, जिसको मुलायम ने, मतलब लोहिया और जनेश्वर मिश्र के समाजवाद को मुलायम ने परिवारवाद का मुलम्मा चढ़ा दिया। मुलम्मा चढ़ा दिया और चढ़ा करके सैफ ही पैदा किया, और अखिलेश पैदा हुए उससे। तो आज जो है वो अखिलेश उसी को साफ कर रहे हैं। और कांग्रेस को ही देखिए, कांग्रेस भी तो परिवारवादी ही राजनीतिक पार्टी है। सर अखिलेश यादव जी के द्वारा सदन में इस चबूतरे को ढहाने का जिक्र होता है, लेकिन अयोध्या में जो अभी उनके विधायक हैं अवधेश कुमार, सॉरी सांसद हैं, माफ कीजिएगा, अवधेश कुमार, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ 2 मुसलमानों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, लेकिन उस पर इनकी कोई भी टिप्पणी न सदन में आती है, न इनके ट्विटर हैंडल से आती है। जबकि इस चबूतरे को ढाने का इन्होंने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया और सदन में भी बात की। फेसबुक पे भी लिखा है, फेसबुक पे भी लिखा। तो लेकिन इतनी बड़ी घटना अयोध्या में हो जाती है, इस पे अवधेश से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे तो इसका मालूम ही नहीं है इस घटना के बारे में। एक्चुअली अखिलेश का ध्यान इस समय उपचुनाव पे है, और उपचुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं पे है, क्योंकि मुसलमान उनके कोर वोटर हैं सर। नहीं, वो बुनियाद तो तैयार कर लिया है उन्होंने। हाँ, जो अल्पसंख्यक क्या बुनियाद उन्होंने तैयार कर लिया है। यादव की बुनियाद पहले से ही बनी हुई है, और पिछड़े की बुनियाद बना लिया है। राजपूत भी उनके साथ कुछ अंश तक आ चुके हैं। तो अब ब्राह्मण अगर उनको 20% भी मिल जाए तो फिर वो तहलका मचाएंगे। तो विनय शंकर तिवारी जी के साथ मिलकर के ये मात्र एक ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो 100% वही। और विनय शंकर तिवारी भी ओछी राजनीति कर रहे हैं इस मूर्ति प्रकरण को लेकर के, पूरी की पूरी तरह से छिछली राजेश तो इसमें बस इतना ही शामिल है कि उनसे मेरी पहचान है। मैंने योगी जी को संपर्क करने की कोशिश किया था, लेकिन उनकी व्यवस्था, योगी की व्यवस्था ही कार्य कर गई। तो फिर योगी जी को लांछन, माध्यम सर आप बने उसका। माध्यम तो मैं बना। मेरे पत्र पे ये सारी कार्यवाही हुई है मेरे पत्र पे। तो इसके लिए कोई मुझे मोहरा कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा विरोध हरशंकर तिवारी से एक लंबे समय से चल रहा है। जब योगी तिवारी जी से विरोध है सर कि उनकी नीतियों से विरोध? नीतियां तिवारी जी की नीतियों को आप सही नहीं मानते? वही, मैं जब तिवारी जी की बात करूं तो उनकी नीतियों की ही बात कर रहा हूं। नीतियों की बात कर रहा, क्योंकि उनकी नीतियां जो है अतिक्रमण, अनाचार, अत्याचार,
लूट खसोट इस सब पे आधारित है। और मैं इसको भारतीय समाज के लिए आदर्श नहीं मानता हूँ। आदर्श नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की मूर्ति मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं स्वीकार भी करता हूं तो कानूनी ढंग से आप व्यवस्था के अंतर्गत जाकर के उसको करो। अगर वो कोई सज्जन है जो दे रहे हैं अपनी जमीन, उसे लेकर के जितना करना चाहो करो। और कॉलेज में जो आदमकद मूर्ति लगाई गई है, कोई विरोध करने गया था? मैंने भी तो नहीं विरोध किया था। तो अब ये मैं हरिशंकर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद की तरह नहीं देख पाता हूँ कि जगह जगह मूर्ति लगा दिया। यहाँ तक कि वो जो मायावती जी ने किया कि हर गांव में मूर्ति लगवाया उन्होंने, लखनऊ पार्क में अम्बेडकर पार्क, हाँ जगह जगह मूर्ति लगवाया। ये मूर्ति को जगह जगह लगाना ये शो करता है कि आप कितने अंदर से परेशान हैं, कि आप चाहते हैं कि आपको यश के अंदर अतिक्रमण करें आप। तो अब ये दुर्भाग्य ही है पंडित जी का कि मरने के पहले भी अतिक्रमण और मरने के बाद भी अतिक्रमण का सहारा लेकर के उनकी संतानें जो हैं, कोई और मुद्दा तो है नहीं, बस उन्हीं को साथ में लेकर के उनका मूर्ति लगाओ, उसका विरोध करो, जाति से जोड़ो, ब्राह्मण कार्ड खेलो, यही सब करेंगे। कोई मुद्दे की बात, ये बड़ी चीज होनी चाहिए देश के लिए, देश में नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, देश में मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ जानी चाहिए, मेडिकल उसमें तमाम तरह की जो मैं अपनी ही विधा की बात करूँ, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बढ़ जानी चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग बढ़ जानी चाहिए, हमें अमेरिका के समकक्ष आने की कोशिश करना चाहिए। ये सब तो मोदी जी कर ही रहे हैं, कोशिश जारी है उनकी। बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। हम अभी श्री राजा वशिष्ठ तिवारी जी से बात कर रहे थे, जो इनका निवास स्थान टाणा ग्राम सभा में है, और सर ने बताया कि उस मूर्ति स्थापना जहां पर 5 अगस्त को होने वाली थी, पंडित स्वर्गीय श्री हंसशंकर तिवारी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, वहां पे श्रद्धांजलि स्वरूप वहां के ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर किया जा रहा था। सर ने बताया कि मेरे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया और एप्लीकेशन पे वर्क हुआ। 21 जुलाई 2024 को सर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, और उसके बाद वहां पे प्रशासन हरकत में आती है और उस चबूतरे को ढहाने का काम करती है। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ आर्यावर्त न्यूज़ 24 से।